वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले साल के पेपरों से ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट करके आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको पिछले साल का पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम आपका अप्रैल 2025 में होने की संभावना है। इसलिए लगातार आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को करते रहना है। ये हमारा रेलवे एनटीपीसी सीरीज का 10वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 9 वीडियोज कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी इन सभी प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को इस समय सही कर पा रहे हैं। आज देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सहारा का रेगिस्तान जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करें लगाने का। 4 ऑप्शन आपको दी गए हैं। देखिए कई लोग याद रखते हैं कि अफ्रीका में तो सहारा रेगिस्तान है, लेकिन कहाँ पर है ये उनको मालूम नहीं होता कि उत्तरी अफ्रीका में है कि दक्षिण अफ्रीका में है। सही ऑप्शन होगा सहारा का रेगिस्तान जो है ये उत्तरी अफ्रीका में आपका पड़ता है। कितना एरिया घेरे हुए हैं? 84 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया घेरे हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। मतलब कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है और आपका 84 लाख वर्ग किलोमीटर किसका है? सहारा रेगिस्तान का। तो भारत जैसे लगभग 2.5 देश जो हैं इस सहारा रेगिस्तान के अंदर आ सकते हैं। सहारा रेगिस्तान से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि चाड झील कहाँ पर है, तो चाड झील जो है वो सहारा रेगिस्तान के अंदर है। और पूछा जाता है आपसे कि बद्दू नामक जनजाति जो है ये कहाँ पर निवास करती है, तो बद्दू नामक जनजाति सहारा के रेगिस्तान में पाई जाती है। और सहारा के रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो जानवर पाया जाता है वो ऊँट पाया जाता है। ये आपको सब कुछ याद करके चलना है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल पूछेगा तो आपको दक्षिण अफ्रीका सही करना है। और यहाँ पर बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो बुशमैन नामक जनजाति कहाँ पर रहती है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहती है। और यहाँ पर शुतुरमुर्ग सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ईरान की बात करेंगे तो ईरान में दश्ते लुट नामक रेगिस्तान है, दश्ते ए लुट। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में तो कई आपके हैं, जैसे आपका ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, सिम्पन हो गया, गिब्सन हो गया। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में कई आपके रेगिस्तान पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार का मरुस्थल है। कितना एरिया घेरे हुए हैं? 2,60,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया घेरे हुए है थार का मरुस्थल। तो भारत का सबसे बड़ा थार है। विश्व का सबसे बड़ा सहारा का रेगिस्तान है जो कि आपका उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। तो इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार करके चलना है। अभी इस समय सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आप चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो मांसाहारी जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पशुओं को खाते हैं तो मांसाहारी हो गए। शाकाहारी जो होते हैं सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं तो वो शाकाहारी में आते हैं। और पौधे और पशु जो दोनों खाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। जिसमें आपका कौन आता है? इसमें आपका मनुष्य आता है। मनुष्य हो गया, आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, कौवे हो गए, ये सभी आपके सर्वाहारी में आते हैं। मांसाहारी में कौन आते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पशुओं खाते हैं। जैसे आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, बाज हो गया, ये सभी आपके मांसाहारी में आते हैं। शाकाहारी में आते हैं जो पेड़ पौधे पर डिपेंड होते हैं। जैसे आपका गाय हो गया, बकरी हो गई, हिरन हो गए, खरगोश हो गए, हाथी हो गए, ये सभी आपके शाकाहारी में होते हैं। लेकिन सर्वाहारी जिसे हम लोग कहते हैं ओमनीवरस, उसमें आपका मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवे होते हैं जो पौधे और पशुओं दोनों खाते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, आपको बताना है। देखिए कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरियां होती हैं, एक आपका प्राथमिक मेमोरी, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी में भी आपका एक स्थायी मेमोरी होती है और एक आपका अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, तो स्थायी मेमोरी में आपका रोम आता है और अस्थायी मेमोरी में आपका रैम आता है। तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या रखा गया? रैम रखा गया है ना। यह है जरूर अस्थायी मेमोरी, लेकिन है आपका प्राथमिक मेमोरी में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में आपका जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गए, सीडी रैम हो गई, पेन ड्राइव हो गए, डीवीडी हो गए, जो आपके और ऑप्शन में रखे गए ना, ये सभी आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। और प्राथमिक मेमोरी में बात करेंगे तो अस्थायी पूछेगा ना, तो रैम होगा। सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है।
कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको बताना है। तो इनपुट डिवाइस होती है जिसे हम लोग निर्देश देते हैं, तो इनपुट करने में जो डिवाइस काम करती है वो आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा माउस से हम लोग इनपुट करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी। इनपुट डिवाइसों में जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड भी आपका आता है, स्कैनर आता है, लाइट पेन आता है, टच स्क्रीन आता है, तो इनसे हम सभी निर्देश देते हैं। तो निर्देश देने वाले को हम लोग इनपुट डिवाइसों में रखते हैं, और जिससे हमको रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइस, जिसमें आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी आपके प्रोसेस के उपरांत हमें रिजल्ट देते हैं, तो वे आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा रहा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना है। तो मिसाइल में योगदान जो दिया था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था, तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को, याद रखिएगा आप लोग। अगर हम बात करेंगे भीष्म सहानी की, तो ये एक लेखक हैं जिन्होंने तमस नामक उपन्यास लिखा है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। के सिवान कौन है? के सिवान जो है वो भूतपूर्व इसरो के चीफ रहे हैं, जिन्होंने चंद्रयान 2 में योगदान दिया था। CV रमन का योगदान आपको मालूम है कि इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला है भौतिकी के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में भौतिक शास्त्री CV रमन को नोबेल प्राइज मिला है। इसे भी आपको इन सबको ऑप्शनों को देख करके चलना है। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 6वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये शशि थरूर की पुस्तक है, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। सलमान रुश्दी की एक पुस्तक आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, मिडनाइट चिल्ड्रन, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो पुस्तक है ये किसकी है? ये सलमान रुश्दी की है। सलमान रुश्दी की शालीमार पुस्तक भी है और फ्यूरी पुस्तक भी सलमान रुश्दी की है। ये दोनों पुस्तकें आपको याद रखनी है। चेतन भगत की कई पुस्तकें हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछी गई पुस्तक है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, ये आपका चेतन भगत की पुस्तकें हैं। भीष्म सहानी की मैंने आपको बताया कि भीष्म सहानी का तमस नामक उपन्यास लिखा है जो कि काफ़ी फेमस हुआ है। तो व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है केंडेलू जो उत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ये पश्चिम बंगाल में आपका लगता है। यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है क्योंकि वहाँ पर केंडोली नामक गांव है और वहीं पर ये आपका मेला लगता है पश्चिम बंगाल में। और किसकी याद में ये मेला आपका लगाया जाता है? कवि जयदेव की याद में ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल और आपका तीसरे ऑप्शन में है ये। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा स्थित है आपके ये मुंबई में, जिसे हम लोग शॉर्ट में TIFR के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर किस चीज़ की पढ़ाई होती है? गणित कंप्यूटर के अनुसंधान संबंधी जो कोर्स चलाए जाते हैं वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में ही चलाए जाते हैं। सही ऑप्शन होगा इसका मुंबई। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष कितने तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलायंस, इसका शॉर्ट फॉर्म है मेरा इंडिया, का शुभारंभ किया है। तो आपको बताना है भारत से मलेरिया को खत्म करने के लिए भारत सरकार का लक्ष्य किस सन तक रखा गया है? तो सही ऑप्शन होगा 2030 तक, याद रखिएगा। तो कई जो लक्ष्य हैं भारत सरकार के वे भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे टीबी को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 2025 रखा है। HIV को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक। वेटिंग टिकट को खत्म करके कन्फर्म टिकट को लागू करने के लिए 2027 लक्ष्य रखा गया है। इन सब को आपको याद रखना, याद रखिएगा। दूध के उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2025 रखा गया है। इसके बाद बात करें $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वो भी 2025 है। रेलवे ने अपना नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है ये 2030 रखा है। और भारत ने अपना रखा है 2070। रेलवे ने रखा है कार्बन जीरो एमिशन के लिए 2030, भारत ने रखा है 2070। भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य रखा गया है वो भी आपका 2030 का रखा गया, ये भी आपको याद रखना है। और आपका चंद्रमा में अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया है 2040 में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। ये सन सभी आपको याद रखने हैं, आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो अभी मलेरिया का पूछा गया है
2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन जो हैं किस देश के सुप्रीम लीडर हैं जिन्हें तानाशाह बोला जाता है ना, किम जोंग उन को, ये कहाँ के आपके सुप्रीम लीडर हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर कोरिया के हैं। ठीक है, सही ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा। चीन की बात करेंगे तो चीन के इस समय राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो चीन के पूछा जाएगा तो शी जिनपिंग है। दक्षिण कोरिया में है यू सुक योल, ये आपके राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के। जापान की बात करेंगे तो फूमियो किशिदा हैं, फूमियो किशिदा ये प्रधानमंत्री हैं जापान के। और उत्तर कोरिया के आपसे पूछा था तो किम जोंग उन है, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। और अभी भी हैं, ये 2020 का आपसे आंकड़ा पूछा है तो 2024 में भी आपसे लेटेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है जो अभी भी बने हुए हैं आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो ये स्थापना हुई थी 28 जून 1919 को, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ILO कहते हैं, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी और इसकी 50वीं जब वर्षगांठ मनाई गई, 50वीं वर्षगांठ थी 1969 में, तब इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला इस संगठन को। किसका नोबेल प्राइज़ मिला था? शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी आपको याद रखना है। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है अभी आपसे 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक, ये पुराना पेपर है क्योंकि NTPC का पेपर आपका 2021 में हुआ था, तो इसमें 2019 से संबंधित चुनाव से क्वेश्चन पूछे गए थे कि लोकसभा के जो चुनाव थे वो कितने चरण में कराए गए थे। अभी हम लोग चेंज कर लेते हैं, अभी जो आपके 2024 के चुनाव हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि 19 अप्रैल से ये स्टार्ट किए गए थे और चले हैं आपके 1 जून तक, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आया है आपका। तो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून 2024 तक जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो कितने चरण में हुए आपको बताना है। तो ये भी आपके 7 चरण में हुए हैं, पिछले वाले भी आपके 7 चरण में होते, दोनों 7 चरण में हुए हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला, इस समय भी 2024 में भी और पुराने भी, केवल डेट चेंज हो गई है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें GDP का लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी थी आपको बताना है। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक चलाई गई थी? 2007 से लेकर के 2012 तक ये आपकी योजना चली थी और इसका लक्ष्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो है इस 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और अगर हम विकास दर की बात करेंगे तो लक्ष्य रखा गया था 9% का, सही ऑप्शन होगा पहला वाला। तो लक्ष्य रखा गया था 9% का, इसने हासिल किया था 8.3% का लक्ष्य हासिल किया गया, तो इसको सफल योजनाओं में मानी जाती है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला वाला। तो लक्ष्य रखा गया था 9 का, लेकिन 8.5 के करीब रही तो ये सफल मानी जाएगी आपकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, किसे मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। कब मिला था? 1998 में मिला था। अभी देखिए नेक्स्ट जो है अगर बात करें अर्थशास्त्र का जो नया आपको नोबेल मिला है वो अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है, ये लेटेस्ट आंकड़ा भी आपको याद रखना है। सुकुमार सेन की बात करेंगे, सुकुमार सेन कौन है? पहले चुनाव आयुक्त थे जो कि 1950 से लेकर के 1958 तक रहे हैं, पहले चुनाव आयुक्त थे ये। जयप्रकाश नारायण एक राजनेता थे। दादा भाई नौरोजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? अमर्त्य सेन, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगनयनी का महल ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। मृगनयनी का महल ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। राजा मान सिंह ने, याद रखिएगा, राजा मान सिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए बनवाया हुआ था, तो इसी के नाम से मृगनयनी महल नाम पड़ गया है और इसे गुजरी महल भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाए गुजरी महल या फिर मृगनयनी का महल, वो इसी को कहा जाता है। तो कहाँ पर है ये? MP के ग्वालियर में स्थित है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है। तो विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है कि ऑक्सीजन जो है वो पूरी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जा सकती है। जो हमारी कोशिका होती है वो प्लाज्मा झिल्ली से ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी किए गए टेस्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो कॉपी तो आप करेंगे कंट्रोल सी से, लेकिन पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। तो कॉपी के लिए जो हो गया कंट्रोल सी हो गया, पेस्ट के लिए आपका हो गया कंट्रोल वी, और कट के लिए अगर आपको कहीं पर से कट करके मान लीजिए इसको कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक से दबाइए, कट जाएगा, और जहां पर पेस्ट करना हो कंट्रोल वी से उसे पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं हम लोग प्रिंट आउट निकालने के लिए। कंट्रोल प्लस पी का करेंगे तो प्रिंट आउट में आपको प्रीव्यू दिखा देगा, फिर आप उसे निकाल सकते हैं। तो अभी आपसे पेस्ट पूछा गया था तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है, आपको बताना है। तो अगर हृदय की बात करेंगे, हृदय का जो औसत वजन होता है वो आपका 300 ग्राम होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में देखिए मस्तिष्क का ही पूछता है, तो मस्तिष्क का आप लोग याद कर लीजिएगा। मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। अगर आपसे पूछता है किडनी का, आपसे पूछे किडनी का अगर आपसे पूछता है तो किडनी जो होती है वो 140 ग्राम की होती है। ये तीनों का आपको याद रखना है। मस्तिष्क होता है 1400 ग्राम, किडनी होती है 140 ग्राम, और हृदय होता है 300 ग्राम का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्रामावस्था में 1 मिनट में हृदय कितने बार जो है धड़कता है। ऑप्शन आपको देख रहे हैं 60, 70, 72, 74। आप लोग बताइएगा विश्रामावस्था में 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मैंने ऑप्शन आपको देने का प्रयास किया, देखते हैं कितने लोग जो हैं इसका सही जवाब दे पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है इनमें से किसने पहली बार जो है यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करेंगे पहली बार शब्द जो दिया था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। ये उस समय अमेरिका के तत्कालीन जो थे वो राष्ट्रपति थे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का गठन कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को गठन किया गया था, और उस समय ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो यूनाइटेड नेशन शब्द को जो गढ़ा था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गढ़ा था। इसे आपको याद रखना है। और कितने देश हैं आपके यूनाइटेड नेशन में, 193 देश हैं। संस्थापक देशों की बात करेंगे तो 51 देश संस्थापक देशों में थे, जिसमें आपका भारत भी शामिल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है इसको बनाने के लिए 17 एकड़ की ज़मीन किसने दान में दी थी, ये भी कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रॉकफेलर, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। रॉकफेलर ने 17 एकड़ की अपनी ज़मीन को दान में दिया था यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय बनाने के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार किस वर्ष गाया गया था, आपको बताना है। देखिए आपके एग्जाम में राष्ट्रगान भी पूछा जाता है और राष्ट्रगीत भी पूछा जाता है। राष्ट्रगान पूछा जाएगा तो 1911 सही करिएगा। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, याद रखिएगा। उस समय कौन थे अध्यक्ष कांग्रेस के, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पंडित विशन नारायण धर थे। विशन नारायण धर जो थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे राष्ट्रगीत पूछता है, राष्ट्रगीत जो है वो पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के अधिवेशन में 12वां अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्ला सहानी। ठीक है, रहीमतुल्ला सहानी जो थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो 1896 में राष्ट्रगीत गाया गया था। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ये भी आपको दोनों चीज़ों को याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, ये आपको बताना है। तो जिससे नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था वही आपका यान है जिसका नाम था अपोलो 11, याद रखिएगा। 1969 में ये चंद्रमा पर उतरा था, और ये कहाँ का था, अमेरिका देश का यान था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। तो नील आर्मस्ट्रांग तो पहले थे,
दूसरे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा कदम किसने रखा था? तो एडविन एल्ड्रिन, उन्हीं के साथ में गए थे, लेकिन पहले वो उतर गए तो उनको आप लोग याद रखने लगे। सेकेंड नंबर पर जो उतरे थे चंद्रमा पर वो एडविन एल्ड्रिन थे, ये भी आपको याद रख के चलना है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा अपोलो 11। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी महारत्न दर्जे से प्राप्त कंपनी नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 3 इसमें आपकी हैं और 1 इसमें वो कंपनी महारत्न की नहीं है। मैंने आपको बताया था कि महारत्न कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका 3 वर्ष का कारोबार का जो औसत होता है वो 25,000 करोड़ का होता है। तो इस समय महारत्न कंपनियों की संख्या लगभग आपकी 13 है। तो कौन सी नहीं है? सही ऑप्शन होगा MTNL। MTNL जो है नवरत्न कंपनियों में आपकी आती है। फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये कंपनी आपकी महारत्न में नहीं है। जैसे IOCL ये भी आपकी है, भेल भी आपकी है, गेल भी आपकी है, सेल भी आपकी है, BPCL भी आपकी महारत्न कंपनियों में आती है, ONGC भी आपकी आती है, IOC भी आपकी आती है। तो इस प्रकार से 13 कंपनियाँ आपकी महारत्न में आएंगी और ये MTNL कंपनी जो है ये आपकी महारत्न कंपनियों में नहीं आती। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि नृत्य पूछा जा रहा है कि चेडी जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, आपको बताना है। हिंदी में देखिए चेंडी लिखा गया, लेकिन इंग्लिश में देखिए इसको लिखा जाता है छरही। छरही नृत्य आपको बताना है किस राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका सही ऑप्शन होगा ये छरही नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के कई नृत्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपका धमाल नृत्य हो गया, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का है। डांडी नृत्य आपका जो हो गया ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का है। थाली हो गया, इन्हें भी आप लोग याद करके चलिएगा। चंबा नृत्य भी आपका हिमाचल प्रदेश का है और डंडा नाच ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का नृत्य। तो इतने नृत्य आपको याद करके चलना है। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल आपसे पूछा गया है कि सरकोडता जो है ये किस राज्य में है, आपको बताना है। तो ये हड़प्पा कालीन है आपका। तो हड़प्पा कालीन ये स्थल जो है ये गुजरात में आपका पड़ता है, याद रखना है आपको। देखिए 2 आप लोग याद रखिएगा, एक आपको लोथन याद रखना है। लोथन और सरकोडता जो है ये दोनों बंदरगाह थे हड़प्पा कालीन, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। राजस्थान में अगर पूछेगा राजस्थान में कौन सा स्थल है हड़प्पा कालीन, तो कालीबंगा है। कालीबंगन जो है ये राजस्थान में आपका पड़ता है। पंजाब का अगर आपसे पूछता है तो रोपड़ जो है ये पंजाब में आपका पड़ता है। बिहार में तो कोई था ही नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिजदा नामक प्रथा को किसने स्टार्ट किया था, आपको बताना है। तो सिजदा और पैबोस ये दोनों को आपको याद रखना है। सिजदा और पैबोस को भारत में स्टार्ट किया था किसने? बलवन ने स्टार्ट किया था। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। ये किसका गुलाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था, ये भी आपको याद रखना है। और ये सिजदा और पैबोस जो थी ये ईरानी प्रथा थी। और नवरोज़ त्यौहार मनाना किसने स्टार्ट करवाया था? नवरोज़ त्यौहार मनाना भी आपका बलवन ने ही स्टार्ट कराया था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी आपके गुलाम वंश के हैं। तो गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से लेकर के 1290 तक आपका गुलाम वंश था, जिसमें ऐबक आया। उसके बाद ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था। उसके बाद इल्तुतमिश आया, फिर उसकी बेटी रजिया सुल्तान आई। इस प्रकार से आप लोग गुलाम वंश को पढ़ते रहेंगे। तो सिजदा और पैबोस जो स्टार्ट कराया था वो बलवन ने कराया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना है। तो स्वतंत्र भारत के अगर आपसे पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये आपको याद रखना है। अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय अगर यहाँ पर लगा दे, अगर यहाँ पर भारतीय लगा देता है तो C गोपालचारी को आपको सही करना है। लेकिन स्वतंत्र भारत के अगर पहले पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन को, भारतीय लगा देगा तो C गोपालचारी को। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये कब आयोजित की गई थी, आपको बताना है। तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में की गई थी। इसी दिन जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। इसके बाद देखिए 11 दिसंबर को बैठक जब हुई तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। और आपको डेट याद रखना है 13 दिसंबर।
13 दिसंबर की डेट याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो 3 डेटें आपको याद रखनी है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और पहली आपकी बैठक थी। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और ये आपका स्वीकृत कब हुआ था? नेक्स्ट ईयर आपका 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये स्वीकृत हुआ जाकर के 22 जनवरी 1947 को। तो ये डेटें आपको याद करके चलनी है। अभी एक पूछी गई है, आने वाले एग्जाम में नेक्स्ट भी पूछी जा सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था, ये आपको बताना है। तो फोटोप्लाज्म क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसे जीव द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अर्ध तरल पदार्थ जो होता है उसी को हम लोग फोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसको जो इस शब्द को जिसने गढ़ा था उसका नाम है पुरकिंजे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कब गढ़ा था? 1839 में गढ़ा था। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। मेंडल का नाम आप जानते हैं किसके लिए आता है? अनुवांशिकी के लिए जो नाम आता है वो मेंडल का नाम आता है। ठीक है। डार्विन ने डार्विनवाद दिया था। रॉबर्ट हुक का नाम आता है किसके लिए? कोशिका की खोज के लिए। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो एक क्वेश्चन से हमको कई क्वेश्चन तैयार करके चलने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। मुंबई में कौन सा आपका हवाई अड्डा है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका मुंबई में पड़ता है। चंडीगढ़ में कौन सा है आपका? शहीद भगत सिंह के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका वो चंडीगढ़ में है। चेन्नई में है आपका अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चारों ऑप्शन के आपको हवाई अड्डे मैंने आपको बता दिए किन के नाम से ये आपके हवाई अड्डे रखे गए। ठीक है। तो इस समय सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड जो है ये किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी देखिए एग्जैक्ट डेट पूछता है। तो सही ऑप्शन तो 1922 होगा, लेकिन आप लोग इसका महीना और डेट याद कर लीजिएगा। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों ने जब गोलियां चलाई थी तो पुलिस वालों को थाने के अंदर बंद करके लगभग 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था इस चौरी चौरा कांड में। इसी के कारण जो है गांधी जी नाराज हो गए थे और 12 फरवरी 1922 को जब गांधी जी को मालूम चला कि उनके असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो जिंदा जला दिया गया पुलिस वालों को, तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। पिछले वाले सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था या रद्द कर दिया था। तो वो घटना है आपकी चौरी चौरा कांड। ठीक है, इसे आपको याद करके चलना है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड में है। आपके एग्जाम में देखिए जिम कॉर्बेट ही पूछता है। अभी जिम कॉर्बेट का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो आपका उद्यान है ये आपका कहाँ पर है? ये भी आपका उत्तराखंड में है। इसका नाम चेंज करके आप कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो रामगंगा नाम से कर दिया गया है। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रभाभा अभ्यारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार की बात करेंगे तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका बिहार में पड़ता है। मध्य प्रदेश में तो कई हैं आपके, जैसे आपका कान्हा हो गया, पंचमढ़ी हो गया, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया। इस प्रकार से कई आपके मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। तो अभी आपसे नंदा देवी पूछा गया था, सही ऑप्शन होगा पहला वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, आपको बताना है। तो सिख धर्म के पहले जो गुरु थे ये गुरु नानक देव थे। सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। और इन्होंने ही संगत और पंगत स्टार्ट की थी। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। संगत और पंगत किसने स्टार्ट की थी? गुरु नानक देव ने स्टार्ट की थी। संगत मतलब होता है धर्मशाला की स्थापना करना और पंगत मतलब होता है कि लंगर को खिलाना। गुरु नानक देव जी ने ये स्टार्ट कराई थी। अगर हम बात करें कि 10वें गुरु कौन थे तो आपके गुरु गोविंद सिंह थे। आपको ये भी याद रखना है। इन्होंने जितने सिख धर्म वाले थे उनके नाम के आगे सिंह जोड़ना अनिवार्य कर दिया था
और 5 चीज़ें जो हैं 5 ककार को भी अनिवार्य किया था। 5 ककार कौन कौन से थे जो आपको सिख धर्म वालों को लेकर चलने ही चलने हैं? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, मतलब ये पांचों चीज़ें सिख धर्म के जो भी अनुयायी हैं उनके पास होनी ही चाहिए। इनको लागू किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ये 10वें गुरु थे। अगर हम रामदास की बात करेंगे, रामदास जी की, तो ये चौथे आपके गुरु थे। इन्होंने क्या कार्य कराया था? इन्होंने अमृतसर नामक जो जलाशय था उसको खुदवाया था और अमृतसर शहर की स्थापना जो की थी वो रामदास ने की थी। और यहाँ पर नाम आया है गुरु हरविंद सिंह जी ने, इन्होंने, इनका योगदान क्या है? ये 6वें गुरु थे। इनका योगदान है अमृतसर की किला जो था उसकी किलेबंदी की थी और नगाड़ा बजाने की प्रथा जो स्टार्ट की थी वो गुरु हरविंद सिंह जी ने की थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर देखिए, त्वची ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, ये तीनों जो आपके दिए गए हैं ये पशु ऊतक के प्रकार होते हैं। पशु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका जिसे त्वची ऊतक लिखा गया है इसे हम लोग कहते हैं उपकला ऊतक, फिर आपका संयोजी ऊतक हो गया, पेशी ऊतक हो गया और तंत्रिका ऊतक भी इसी आपके पशु ऊतक में माना जाता है। तो 4 प्रकार के आपके होते हैं। ये पहला जो लिखा गया है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, इसे हिंदी में कहते हैं विभाज्योत्मक ऊतक, जो कि पशु ऊतक का प्रकार नहीं है, ये पादप ऊतक का प्रकार है। ठीक है, तो इसमें एक पादप का रख दिया है, 3 जो रखे गए हैं वे पशु ऊतक के रखे गए हैं। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो सार्क देशों की संख्या कितनी है? सही ऑप्शन होगा 8 है। कौन कौन से देश हैं आपके? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश जो मैंने आपको बताए ये सभी सार्क देश हैं। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय काठमांडू में है। याद रखिए, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। स्थापना की गई थी सार्क की 1985 में और पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहला शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ, मुख्यालय लेकिन काठमांडू नेपाल में है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। कितने सदस्य देश हैं? 8। मैंने देशों के नाम आपको गिना दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? आपको बताना है। देखिए 2 नाम आपको याद रखने हैं। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय 2 आपके डायर थे। एक आपके माइकल ओ डायर थे, वे पंजाब के भूतपूर्व जो थे उस समय, मतलब कि 1919 में, ये आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। और एक नाम आता है जनरल डायर का। तो ये दोनों डायर उस समय थे जब आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था। लेकिन जो जनरल डायर थे वो 1927 में उनकी नेचुरल डेथ हो गई थी। लेकिन माइकल ओ डायर जो आपके उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनको 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर के मारा था इसी जलियांवाले बाग कांड के कारण। फिर इसके बाद ये खड़े रहे, उनको फिर पकड़ लिया गया। बाद में उधम सिंह को फांसी की सजा भी दे दी गई थी। ये गदर पार्टी से भी जुड़े थे उधम सिंह, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो माइकल ओ डायर और जनरल डायर 2 अलग अलग आपके व्यक्ति हैं ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है इसमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है कैरोलस लिनियस। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। इन्होंने 1753 में द्विनाम पद्धति दी थी। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है क्योंकि वर्गीकी का पिता जो है वो कार्ल लिनियस या फिर कैरोलस लिनियस को माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम जीव विज्ञान के जनक कहेंगे तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति की बात करेंगे तो कार्ल लिनियस या फिर कैरोलस लिनियस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पर मेंडल है, मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। ये सब कुछ आपको याद करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो जो झूठ का पता लगाती है मशीन उसका नाम होता है पॉलीग्राफ। ये आपके हर जगह लगाई जाती है, रक्तचाप में, नाड़ी में, श्वसन की जगह पर, और ये त्वचा की हलचल को पहचानती है। लेकिन अब कई आपके क्रिमिनल ऐसे आ गए हैं
जो पॉलीग्राफ को भी झूठा साबित कर देते हैं। कोई जो है हलचल ही नहीं करता उनका शरीर। तो मतलब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा जिससे आपके मस्तिष्क के रक्तचाप में, नाड़ी में, श्वसन में आप उसको अगर गलत उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो उसमें हलचल होती है। इसी से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है और इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे आप नहीं कर सकते, कोर्ट कहेगा तभी पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये कराया जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर हम बात करेंगे टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप जो है ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फोटोमीटर का प्रयोग जो है चमक को नापने के लिए किया जाता है और टैकोमीटर का प्रयोग जो है वो घूमने की दर को मापने के लिए किया जाता है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन है लाइट डिटेक्टर जो मशीन है उसे कहते हैं पॉलीग्राफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला जो है किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। अगला मतलब कि पिछला वाला देखिए 2016 में हुआ था, तो 12 साल जोड़ लीजिए कुंभ मेला के लिए। नेक्स्ट वाला होगा 2028 में। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला। 4 जगह देखिए कुंभ का मेला लगता है। एक आपका उज्जैन हो गया, दूसरा आपका हरिद्वार हो गया और तीसरा आपका प्रयागराज हो गया और चौथा है आपका नासिक महाराष्ट्र में। तो 4 जगह जो हैं कुंभ के मेले लगते हैं और 2 नदियों में मतलब कि हरिद्वार और प्रयागराज में गंगा नदी किनारे लगता है, नासिक में देखिए गोदावरी नदी किनारे लगता है और उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे लगता है। ये नदियां भी आप लोग याद करके चलिएगा। तो 2028 में देखिए उज्जैन में लगेगा। अगर हम प्रयागराज की बात करेंगे तो अगले साल देखिए 2025 में कुंभ मेला लगने वाला है प्रयागराज में, ये भी आपको याद रखिएगा। हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार में 2033 में लगेगा और नासिक की बात करेंगे नासिक में 2027 को लगेगा, ठीक है। ये डेटे आप लोग याद रखिएगा। 12 साल में देखिए कुंभ मेला लगता है और 6 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है और महाकुंभ जो है वो 144 साल में महाकुंभ लगता है, क्योंकि 12-12 साल के 12 चक्रों के बाद जो है ये आपका महाकुंभ लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। और कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो समुद्र मंथन में अमृत कलश मिला था, तो अमृत कलश में देवताओं और राक्षसों के मध्य में 12 दिन युद्ध चला था अमृत पीने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए 12 वर्ष बाद जो है कुंभ मेला लगता है। और जब ये छीना झपटी हो रही थी तो इसकी कुछ बूंदें जो हैं वो 4 जगह पर गिरी थी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक में और उज्जैन में, ये 4 जगह गिरी थी। तो उसी कारण से यहाँ पर कुंभ मेला जो है 12 वर्षों के अंतराल में लगाया जाता है। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और ये 39 नंबर क्वेश्चन है आज का। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही आपको आंसर देना कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। और इस समय आरबीआई के चीफ जो हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी ये भी आपको बताना है। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये भी आप लोग बता सकते हैं। ये सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कराया गया है, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो हमने आपको इस वीडियो में 39 क्वेश्चन कराए हैं। पिछले बार आपका CBT 1 में जीके और जीएस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पुराने करंट अफेयर से था तो उसको छुड़ा दिए हैं, बाकी हमने आपको सारे 39 क्वेश्चन कराए हैं। इसका आशा करते हैं कि आप लोग 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके अगर इस समय 25 से 26 क्वेश्चन इस सीरीज के सही हो रहे हैं तो आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट माने जाएंगे। एग्जाम आने तक मैं आपको कम से कम 40 में से 35 या फिर आप 32-34 क्वेश्चन तो आराम सही कर सकते हैं। और एग्जाम हाल में अगर आप लोग 30 भी सही करके आएंगे ना तो आपका स्कोर बेस्ट माना जाएगा जीके और जीएस में। तो इतनी तैयारी आपको करके चलनी है। ढेर सारे पिछले साल के पेपर लगाइए, क्योंकि स्टैटिक जीके तो बदलने नहीं वाली है। 4-5 आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको हम लगातार अपडेट करके बता ही रहे हैं, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा 10वां वीडियो था जीके जीएस सीरीज का। इसके पहले हमने आपको 9 वीडियो कराएं, उससे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। इसके साथ साथ रीजनिंग की भी सीरीज चल रही है, उसको भी आप लोग देखिएगा जरूर। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एएलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम आपको लगने वाला है, तो उसके लिए भी आपको पिछले साल के पेपर आपको कराए जा रहे हैं। तो नए पेपर भी आपको करा रहे हैं, पुराने भी करा रहे हैं, सब तरह से आपको तैयारी करके चलनी है। और अब की बार आपको एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में या फिर आपका एलपी टेक्नीशियन जेई में किसी में भी आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। इस लक्ष्य के साथ आपको चलना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आप लोग डिस्कशन ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जो प्रश्न आपको समस्या करते हैं वहाँ पर आप लोग डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।